नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जी के वाई जीनियस वासर में। हमने एक श्रृंखला शुरू कर रखी है, यानी हाल ही में एचएसएससी के द्वारा जो आपके एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं विभिन्न पोस्टों के लिए, उन एग्ज़ामों के अंदर आयु, हरियाणा और इंडिया जीके से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। उनके साथ साथ ही उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ ही और अन्य क्वेश्चनों के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं जिनके नेक्स्ट एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा क्या है संभावनाएँ हैं। अब तक आपकी 4 क्लासें आ चुकी है। आज आपकी कौन सी क्लास रहेगी? 5वीं क्लास रहेगी और इन क्लासों के प्रति आप सब बच्चों का बहुत अच्छा प्यार हमें मिल रहा है। तो आज जो आपकी रहेगी वो कौन सी क्लास रहेगी? 5 नंबर क्लास रहेगी। अब तक 4 क्लासें आ चुकी हैं और सभी बच्चों से पोलाइट रिक्वेस्ट है भी उन क्लासों को देखें भी, ठीक है भी। इसके साथ साथ ही मैंने आप सब बच्चों को कहा है भी अगर क्लासें आपको पसंद आती है तो क्लास को शेयर किया करो, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम चैनल है जी के वाई जीनियस सुभाष सर नाम से, उसको भी क्या है आप ज्वाइन करने का काम करो। चलो आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है, सभी बच्चों को बड़े ध्यानपूर्वक देखना है भी। किस रिपोर्ट को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है? ठीक है भी, यानी कौन सी रिपोर्ट थी जिसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है? हंटर आयोग की रिपोर्ट है, मेकाले की रिपोर्ट है, सर चार्ल्स वुड डिस्पैच है या फिर कोठारी शिक्षा रिपोर्ट है, ठीक है भी। तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में बताना है आपको भी अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा। तो सर चार्ल्स वुड डिस्पैच जो था ना, जो 1854 में आया था। कब आया था? 1854 में आया था। इससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है। सैकड़ों बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, ठीक है भी। तो ये होना चाहिए। वुड डिस्पैच अभी कौन सा वुड डिस्पैच? सर चार्ल्स वुड डिस्पैच ने 1854 में, उस समय तत्कालिक जो गवर्नर जनरल भारत का था वो कौन था? लॉर्ड डलहौजी था भी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। तो लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र लिखा था किसने? सर चार्ल्स वुड, ठीक है, ने एक लेटर लिखा था और उन्होंने कहा था भी अंग्रेजी शिक्षा का क्या होना चाहिए? प्रचार प्रसार होना चाहिए और भारत में महिलाओं को भी क्या है शिक्षा मिलनी चाहिए भी। महिलाओं को शिक्षा मिलने के लिए एक पत्र लिखा था, उसे ही क्या कहा जाता है? वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। कई बार रिपीट हुआ। ये वुड डिस्पैच कब आया था? तो 1854 में आया था। किसके काल में आया था? तो लॉर्ड डलहौजी था भी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी के काल में, ठीक है भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना इस क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। इसके अलावा आप और भी याद कर सकते हो, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो जनक है वो लॉर्ड मेकाले को माना जाता है, ठीक है। अंग्रेजी शिक्षा का जनक है ना, भारत में पाश्चात्य शिक्षा का जब हम जिक्र करते हैं तो वो कौन? आपके लॉर्ड मेकाले है भी। कौन? लॉर्ड मेकाले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। हरियाणा में 1999 में किस बैराज की जगह अथनी कुंड बैराज ने ले ली? ठीक है भी। 1999 में किस बैराज की जगह अथनी कुंड बैराज ने ले ली थी? ओटू बैराज है, ताजेवाला बैराज है, अनंगपुर डैम है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ताजेवाला जो बैराज है ना, अंग्रेज़ों के समय का है। कब का? ये आपके अंग्रेज़ों का समय का है। सबसे पुराना बैराज है हरियाणा में, सबसे पुराना बैराज हम पढ़े तो कौन सा? वो ताजेवाला बैराज है। ताजेवाला बैराज को 1999 के बाद किस नाम से जाना जाता है? अथनी कुंड बैराज परियोजना, ठीक है। किस नदी के ऊपर है? तो आपको ध्यान होना चाहिए यमुना नदी। मैंने कई बार ये आपको बताया भी, यमुना नदी जो हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है ना, यमुनानगर जिले में प्रवेश करती है और ताजेवाला हेड से या ताजेवाला बैराज से 1999 में ताजेवाला का जो स्थान ले लिया वो किसने? अथनी कुंड बैराज ने, ठीक है। अथनी कुंड बैराज को मछुआरों का क्या कहा जाता है? स्वर्ग कहा जाता है। मछुआरों का क्या है? इसको स्वर्ग कहा जाता है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है भी। एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में भी क्या है इसको विकसित किया गया है, ठीक है भी। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। ओटू बैराज जो आपका रहता है वो किस जिले में है? सिरसा जिले के अंदर, ठीक है। ओटू बैराज जो आपका सिरसा जिले में है, ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। मौर्य काल के स्तूप और अवशेष से हरियाणा के किस स्थान से पाए गए हैं भी? ठीक है भी। यानी मौर्य काल के स्तूप और अवशेष हरियाणा के किस स्थान से पाए गए? फतेहबाद, करनाल, अगरवा और सनीला से। तो फतेहबाद से क्या है आपको ध्यान होना चाहिए? मौर्य काल के स्तूप और अवशेष पाए गए हैं, ठीक है भाई। स्तूपों का जब हम जिक्र करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो स्तूप सांची के स्तूप का हम जिक्र करते हैं। कौन सा स्तूप है? सांची। हरियाणा में तो स्तूप और अवशेष मिले फतेहबाद के अंदर मौर्य काल, जबकि सांची का जो स्तूप है ये एमपी मध्य प्रदेश में, ठीक है। किस राज्य के अंदर है? मध्य प्रदेश में है। किसने बनाया था? तो राजा अशोक ने भी, ठीक है भाई। अशोक मौर्य वंश का एक बड़ा ही प्रतापी राजा था जो गद्दी पर बैठा था। आपको ध्यान होना चाहिए 273 ईस्वी पूर्व से लेके
232 ईस्वी पूर्व, ठीक है। वास्तविक रूप से ये 269 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। क्यों? क्योंकि 4 साल तक तो इसके भाइयों के साथ इसका युद्ध चलता रहा था। और 8 साल बाद ही अशोक के जीवन में एक ऐसी घटना घटती है, कलिंग युद्ध, ठीक है, कलिंग युद्ध। तो कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईस्वी पूर्व। इस युद्ध के बाद में इसका हृदय परिवर्तन हो गया था और इसने कहा भी युद्ध नीति छोड़ रहा हूँ रे, धम्म नीति अपना रहा हूँ। अशोक ने कहा भी बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं महात्मा बुद्ध की शरण में जा रहा हूँ भी, ठीक है। इसने भीषण रेखतपात को देखते हुए त्याग दिया था भी। तो ये जो आपका सांची के जो स्तूप है ये मध्य प्रदेश के रायसेना जिला है, एक रायसेन जिला है, उस जिले में स्थित है, विदिशा के पास, ठीक है। भोपाल उतरकर भी आप जा सकते हो, विदिशा से भी आप मौर्य कालीन जो स्तूप है, खास करके सांची के स्तूप आप देखने जा सकते हो, ठीक है भी। कभी जाना भी चाहिए इस चीज़ के बारे में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, अगरवा का भी हम जिक्र कर सकते हैं। अगरवा को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? अग्रोदक के नाम से, ठीक है भी। जहाँ से संगीत के बारे में हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। महाराजा अग्रसेन की क्या रही है? राजधानी रही है। अगरवा किसकी राजधानी रही है? महाराजा अग्रसेन की राजधानी रही है। करंट का क्वेश्चन बना है आपका महाराजा अग्रसेन, ठीक है। महाराजा अग्रसेन से करंट का क्वेश्चन क्या बना आपका? तो महाराजा अग्रसेन से करंट का क्वेश्चन ये बना है भी, हिसार के अंदर जो हवाई अड्डा है उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? महाराजा अग्रसेन के नाम से, ठीक है भी। हिसार हवाई अड्डा जो होता है ना, उसको अब किस नाम से जाना जाएगा? महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार के नाम से, ठीक है भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका रिपीट होगा भी नेक्स्ट एग्जाम में, ये भी ध्यान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। रात्रि अंधता किसकी कमी से हो जाता है? साइंस का क्वेश्चन है। रात्रि अंधता, या इसको बोलते हैं जैसे रात्रि अंधता या नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से है? नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से इसको जाना जाता है। विटामिन ए की कमी से, बी की, सी की या फिर डी। तो आंखों से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती है, खासकर इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना, आंखों से संबंधित जितनी भी तरह की बीमारियां होती है वो किसकी कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। और विटामिन ए सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो किस में मिलता है? गाजर का जैसे जिक्र करते हैं या फिर पालक का जिक्र करते हैं। गाजर व पालक में सबसे ज़्यादा विटामिन ए मिलता है, जो हमारी आंखों के लिए बहुत ही लाभदायक है, ठीक है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ये भी ध्यान होना चाहिए। विटामिन बी की कमी से आपका हो जाता है बेरी बेरी भी। कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी हो जाता है। सी की कमी से कौन सा हो जाता है? सकरवी हो जाता है। और डी की कमी से क्या हो जाता है आपका? रिकेट्स। क्या हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। ई की कमी से जो होता है वांझपन, कौन सा हो जाता है? वांझपन हो जाता है ई की कमी से, ये भी ध्यान होना चाहिए। और के की कमी से क्या है? खून का थक्का नहीं जमता भी। ये क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं भी। और ए की सांस में आप इनको याद कर सकते हो, ठीक है। तो आपके ए से आंखों की बीमारियां होती है, बी से बेरी बेरी, सी से सकरवी और डी से रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। हरियाणा में राष्ट्रीय असम अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अभी राष्ट्रीय असम अनुसंधान संस्थान का जिक्र किया है तो हिसार में, गुरुग्राम, फरीदाबाद या फिर जींद के अंदर। तो ये राष्ट्रीय असम अनुसंधान संस्थान हिसार में है। NH आपका जो 9 है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 9, हिसार से जैसे हम जिक्र करते हैं हिसार से सिरसा, ठीक है। तो हिसार से सिरसा मार्ग पर आपका राष्ट्रीय असम अनुसंधान संस्थान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके मैंने आपको बताया था भी हाल ही में पशुओं और मनुष्य के अंदर कोरोना, खासकर पशुओं से इम्पोर्टेंट है भी, उनके अंदर कोरोना की जो दवाई ड्रग्स तैयार करने के लिए भारत के 4 संस्थानों जो चूज की है, उसमें से एक संस्थान आपका कौन है? राष्ट्रीय असम अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक भी उसमें दवाई बनाने के लिए क्या करेंगे? काम करेंगे, ठीक है भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हिसार में आपका राष्ट्रीय केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान भी स्थित है। गुरुग्राम में राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध संस्थान का जैसे आप जिक्र कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं भी, ये भी आप याद करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध किस राजा 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में किस राजा को बाबर ने पराजित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे युद्ध आपको ध्यान होना चाहिए, मैंने कई बार आपको बताया है। तो नादिर शाह को पराजित किया था, इब्राहिम लोदी, दौलत खां लोदी या फिर अहमद शाह। तो इब्राहिम लोदी को 1526 में क्या है? बाबर ने पराजित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। यानी युद्ध जैसे भी जिक्र करें ना इस चीज़ के बारे में, 1526 में 21 अप्रैल की बात है। अभी कब की बात है? 21 अप्रैल 1526, क्योंकि अभी डेट पूछे जाने लगे हैं अभी।
21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच ये युद्ध हुआ था। बाबर इसमें विजित हुआ था और इब्राहिम लोदी क्या है, हार गया था। और बाबर ने भारत में किस वंश की स्थापना की थी, मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, इब्राहिम लोदी भारतीय इतिहास में एक ऐसा सेनापति है जो युद्ध क्षेत्र में वीरगति को क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था। ठीक है भी, ये चीज़ आप क्लियर करो। फिर पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। पानीपत के दूसरे युद्ध का हम जिक्र करें तो 5 नवंबर 1556 को किस किस के बीच हुआ था, अकबर व हेमू के बीच में। अकबर प्लस हेमू, और जीता कौन था इसमें, अकबर। अकबर की तरफ से लड़ाई किसने की थी, कौन लड़ा था आपका, बैरम खां। ठीक है भी, बैरम खां। बैरम खां क्या था इसका, अकबर का संरक्षक था। 13.5 साल की उम्र थी उस समय 1556 का जैसे हमें जिक्र करते हैं। ठीक है भी, ये चीज़ आप क्लियर करो। उसके बाद में तीसरा जो युद्ध हुआ था वो नादिर शाह और मराठों के, सॉरी नादिर शाह नहीं भी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। भी कब हुआ था मराठों के बीच, 1761 में। कब हुआ था, 1761। पूरी डेट याद करो तो 14 जनवरी 1761 को हुआ था भी। ठीक है, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मराठों का जो नेतृत्व किया था वो किसने, सदाशिवराव भाऊ ने किया था। और अहमद शाह अब्दाली जो था ये किसका सेनापति था, अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का सेनापति था। और नादिर शाह ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था 1739 में। कब आक्रमण किया था, 1739 में। तो पानीपत का तीसरा युद्ध, प्रथम युद्ध, दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध तो आपको याद होने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बार बार आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है भी, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका, जिक्र करें इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यकारिणी में शामिल है भी। संघ की जो कार्यकारिणी है उसमें शामिल है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री के साथ मंत्री परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद और राज्य के मुख्यमंत्री नहीं है भाई, ये ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री के साथ मंत्री परिषद क्या होती है, संघ की कार्यकारिणी में शामिल होती है भी। संघ की कार्यकारिणी में क्या होती है, शामिल होती हैं। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था अभी। ठीक है, तो कौन कौन शामिल होते हैं ये सारे के सारे आपको ध्यान हो इस चीज़ के बारे में। वर्तमान में जैसे जिक्र किया है इस चीज़ के बारे में, वर्तमान में हरियाणा में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है, 5, 10, 12 या फिर 8। तो वर्तमान समय में हरियाणा के अंदर जो वन्यजीव अभ्यारण्य जो आपके दिए हुए हैं वो कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, 8 है भी। कौन कितने हैं आपके, 8 हैं। अगर आपसे पूछे भी सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा आपसे पूछे तो बड़ा आपका रहेगा अबूबसर भी। क्या रहेगा, अबूबसर रहेगा। और अबूबसर जो रहेगा वो हरियाणा के किस जिले में है, सिरसा जिले के अंदर। ठीक है भी, सिरसा जिले के अंदर। यानी सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य जिक्र करें तो आपका कौन सा है, अबूबसर है। किस जिले में, सिरसा जिले में है। कितना क्षेत्रफल है जैसे पूछे तो बता सकते हो इस चीज़ के बारे में, 11,530.56 हेक्टर के अंदर क्या है ये फैला हुआ है। 11,530.56 हेक्टर में क्या है आपका अबूबसर है फैला हुआ है। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है भी छोटा कौन सा है, छोटा भी आपसे पूछा जा सकता है, बड़ा भी पूछा जा सकता है और छोटा भी पूछा जा सकता है। छोटा जो रहेगा आपका छिलछिला भी, कौन सा रहेगा आपका, छिला रहेगा। छिलछिला किस जिले के अंदर आपका, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। कितने हेक्टर में फैला हुआ है, 28.92 हेक्टर के अंदर क्या है आपका ये फैला हुआ है। ठीक है, और इसको सोंठी रिजर्व के क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है भी। किस, सोंठी, याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सोंठी रिजर्व जंगल के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य को, छिलछिला वन्य जीव। इसके अलावा एक चीज़ आपको और भी क्लियर होना चाहिए, हरियाणा के अंदर 2 राष्ट्रीय अभ्यारण्य है भी। ठीक है भी, यानी जिक्र करें हरियाणा के अंदर कितने राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो, तो 2 राष्ट्रीय उद्यान है। एक तो आपका कलेसर रहेगा और दूसरा कौन सा रहेगा आपका, सुल्तानपुर पक्षी विहार। ठीक है, कलेसर जो आपका रहेगा वो यमुनानगर में और सुल्तानपुर पक्षी विहार जो रहेगा आपका वो रहेगा गुरुग्राम के अंदर। और अगर आपसे कुल यानी संरक्षण रिजर्व के अंदर पूछिए हरियाणा के अंदर, संरक्षण रिजर्व के अंदर, तो संरक्षण रिजर्व के अंदर 2 है आपकी हरियाणा के अंदर। एक तो बीरवारा है भी, कौन सा बीर है, वारा वन्य जीव अभ्यारण्य है, वन्य अभ्यारण्य है, ये जींद में है भी। कहाँ पर है बीरवारा आपका, जींद में है। और एक रहेगा आपका सरस्वती वन्य अभ्यारण्य भी, कौन सा, सरस्वती वन्य अभ्यारण्य। ठीक है भी, सरस्वती वन्य अभ्यारण्य जो आपका रहेगा वो कैथल और कुरुक्षेत्र में रहेगा। और सरस्वती वन्य अभ्यारण्य को हम सोनसर जंगल के नाम से जानते हैं भी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, सोनसर जंगल के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये आपका कैथल और कुरुक्षेत्र में सरस्वती वन्य अभ्यारण्य है। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं,
हिरण पाए जाते हैं। भी क्या पाए जाते हैं यहाँ पर? हिरण पाए जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का जिक्र करते हैं हम। कुषाण काल कि इंडो ग्रीक यानी कुषाण काल इस ग्रीको रोमन आर्ट के विकास के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है भी, यानी कुषाण काल का जैसे जी कुषाण काल इस ग्रीको रोमन आर्ट विकास के लिए प्रसिद्ध था। यानी ग्रीक रोमन का जैसे जिक्र किया, अभी ग्रीक रोमन यानी यूनानी रोमन का जैसे जिक्र किया है। मथुरा आर्ट, गांधार आर्ट बेसर शैली या आर्ट नागर शैली। तो ये गांधार आर्ट के लिए फेमस था। अभी किस आर्ट के लिए फेमस था? ये गांधार आर्ट है। कुषाण वंश का जैसे जिक्र किया तो किस राजा के समय में ये विकसित था? कनिष्क के। ठीक है भी, किसके राजा में? यानी कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कनिष्क था। कनिष्क के समय में ही गांधार आर्ट बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। ये गांधार का जैसे जिक्र करें उस समय गांधार का जो प्रचलित स्थान, सबसे ज़्यादा मशहूर स्थान जो था वो कौन सा था? तक्षशिला था। भी क्या था? तक्षशिला। ठीक है भी, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। और मथुरा आर्ट भी कुषाण काल में फेमस थी। यानी मथुरा और आर्ट, मथुरा कला और एक गांधार कला जो विकसित थी ना, वो कुषाण काल में विकसित थी। भी किस काल में विकसित थी? आपकी कुषाण वंश काल। और किस राजा का हम जिक्र करें तो राजा वो जो था आपका कनिष्क काल, जिसके काल में चौथी क्या हुई थी? बौद्ध संगीति हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। हमने पढ़ा है ना, कुंडल वन का जैसे जिक्र किया था, तो ये चीज़ आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा जैसे जिया हुआ है मथुरा और कला और गांधार कला का मैंने जैसे जिक्र किया। आर्ट की बेसर शैली और आर्ट की नागर शैली के बारे में भी थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए। देखो, शैली का जैसे हम जिक्र करते हैं तो 3 तरह की शैलियाँ होती हैं। कितनी हैं? शैली का जैसे हम जिक्र करें तो कितनी तरह की शैलियाँ हैं? एक तो आपकी नागर शैली है। भी क्या है? नागर शैली है। एक द्रविड़ शैली है। भी कौन सी है? द्रविड़ शैली। और एक है बेसर शैली है। भी क्या है आपकी? बेसर शैली। यानी एक तो नागर और एक द्रविड़ और एक बेसर शैली। नागर शैली से बने हुए मंदिर उत्तर भारत, जैसे भारत का हम जिक्र करते हैं यानी मध्य भारत, जैसे जो आपका मध्य प्रदेश है विंध्याचल पर्वत, उसके ऊपर के जो मंदिर बने हुए हैं उनके अंदर कौन सी शैली पाई जाती है? नागर शैली। और दक्षिणी भारत में जैसे जिक्र करते हैं तो दक्षिणी भारत में कौन सी शैली यहाँ पर है के मंदिर है? द्रविड़ शैली के। और कुछ ऐसे मंदिर है जिसमें नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों मिली हुई है। उस शैली को किस नाम से जानते हैं? हमें बेसर शैली के नाम से जानते हैं। किस शैली के नाम से जानते हैं? बेसर शैली के नाम से जानते। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। भी शैलियाँ कितनी तरह की होती है? 3 तरह की शैली होती है। नागर शैली है, द्रविड़ शैली है और बेसर शैली। ठीक है भी, उत्तर भारत में जो मंदिर बने वो नागर शैली से बने हुए हैं। दक्षिण भारत के जो मंदिर बने हुए वो द्रविड़ शैली के बने हुए हैं। और जिन शहरों में नागर और द्रविड़ शैली दोनों सम्मिलित हमें दिखाई दे वो कौन सी शैली आपकी? नागर और द्रविड़, तो वो बेसर शैली है। ठीक है भी, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है। यानी हरियाणा में गुलाम वंश का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? आप सब बच्चों को मैंने कई बार बताया है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या फिर रजिया सुल्तान। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। गद्दी पर बैठा था, मैंने बताया था 1206 से लेके 1210 तक। ठीक है, 1210 में पोलो खेलते हुए क्या है लाहौर के अंदर क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु। सैकड़ों बार क्वेश्चन पूछा गया है। गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। दास था मोहम्मद गोरी का, आपको ध्यान होना चाहिए। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद 1206 में ये गुलाम वंश की स्थापना करता है। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। और इसने लाहौर को अपनी क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। लाहौर को क्या बनाया था? अपनी राजधानी बनाया था। और लाहौर में ही पोलो खेलते हुए क्या है घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। उसकी मृत्यु के बाद गद्दी पर जो बैठता है वो इल्तुतमिश बैठता है 1210 से लेके 1236 तक। 1210 से 1236 तक गद्दी पर बैठता है। और इल्तुतमिश जो राजधानी कहाँ से? लाहौर से दिल्ली लेके आया था। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, यानी दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम मुस्लिम शासिका जो थी वो रजिया सुल्तान थी। 1236 से लेके 1240 तक ये गद्दी पर बैठी थी। और रजिया सुल्तान की कब्र जो है वो कैथल हरियाणा में है। ठीक है भी, 1240 में कैथल के पास डाकुओं ने क्या कर दी थी? इसकी हत्या कर दी थी। ठीक है भी, बलबन जो गद्दी पर बैठता है वो कब बैठता है? 1266 में गद्दी पर बैठता है। ठीक है भी, बलबन ने कौन सी नीति अपनाई थी? लो व रकत की नीति अपनाई थी। लो व रकत की नीति अपनाई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट बहुत है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। लो व रकत की नीति, इसका मतलब होता है खून का बदला खून, खून का बदला खून। इसके अलावा बलबन ने, आपको ध्यान होना चाहिए, सिजदा व पाबोस, ठीक है, सिजदा व पाबोस जैसी प्रथाएं भी चलाई थी। सिजदा का मतलब होता है झुककर सलाम करना और पाबोस का मतलब होता है पेट के बल लेट करे राजा के कदम चूमना भी। ठीक है भी, तो ये चीज़ें आपको सारी की सारी याद होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का जिक्र करते हैं।
हरियाणा के गुरुग्राम जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? अभी हरियाणा के गुरुग्राम जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? ग्रेफाइट, स्लेट, तांबा या फिर जस्ता? तो गुरुग्राम जिले के अंदर क्या पाया जाता है? स्लेट पाई जाती है। क्या पाई जाती है? स्लेट है, पत्थर पाया जाता है। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए गुरुग्राम जिले का। जैसे जिक्र करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल या फिर केंद्रीय संसद? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है भी। ठीक है भी। अब जैसे एक चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, अनुच्छेद 316 का जब हम जिक्र करते हैं ना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 में इनका प्रावधान है नियुक्ति से संबंधित। ठीक है भी। संघ लोक सेवा आयोग को आप यूपीएससी के नाम से भी जानते हो। यूपीएससी की फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है भी। इसी को हिंदी में बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग, जिनसे हम पढ़ते हैं ना भी आईएएस बनते हैं, आईपीएस है, आईएफएस जो अधिकारी बनते हैं वो यूपीएससी की परीक्षा देने के बाद ही बनते। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है भी। इसके बाद में कौन सी नदी हरियाणा के जीतगढ़ के पास से मेवात की पहाड़ियों से निकलती है? भी कौन सी नदी हरियाणा के जीतगढ़ के पास मेवात की पहाड़ियों से निकलती है? धोवन, साहिबी, टांगरी या फिर कृष्णावती? तो ये आपकी साहिबी नदी रहेगी। ठीक है भी। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। एक दिन पहले भी मैंने क्लियर किया था, ये साहिबी नदी जिसको त्रिंती नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का हम जिक्र करते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ठीक है, एनडीआरआई का जैसे जिक्र किया है तो हिसार में है, झज्जर में है, फरीदाबाद या फिर करनाल? तो एनडीआरआई जो है आपका करनाल में स्थित है। अभी कहाँ पर स्थित है एनडीआरआई जो आपका रहेगा? वो करनाल के अंदर स्थित है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, सैकड़ों बार ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। गेहूं निदेशालय का भी जैसे जिक्र करें ना, गेहूं अनुसंधान निदेशालय जो रहेगा ये भी आपका कहाँ पर है? करनाल के अंदर। ठीक है भी। गेहूं अनुसंधान निदेशालय भी आपका करनाल में है। इसके अलावा राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी अनुसंधान संस्थान भी जो आपका रहेगा वो भी करनाल के अंदर है। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान का जिक्र करें तो केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान भी कहाँ रहेगा? आपका करनाल के अंदर रहेगा। ठीक है, जिसको सीएमसीटी के नाम से भी जानते हैं और धान का कटोरा के नाम से। अभी देखो एक पेपर में आया था, बाउल ऑफ राइस के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये आपका करनाल है भी। ठीक है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान का मैंने एक दिन जिक्र किया ही था भी। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान जो आपका है हिसार के अंदर है। ठीक है भी। 1985 में स्थापित किया गया था। ये भी राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 9 के ऊपर स्थित है। ठीक है भी। तो ऐसे बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपको याद होने चाहिए भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जिक्र करते हैं। नवाब अहमद अली गुलाम खान ने हरियाणा के किस रियासत से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? ठीक है भी। यानी नवाब अहमद अली गुलाम खान ने हरियाणा की किस रियासत से 1857 की क्रांति का क्या किया था? नेतृत्व किया था। ठीक है भी। विद्रोह का नेतृत्व पानीपत, हिसार, बहादुरगढ़ या फिर फर्रुखनगर? तो फर्रुखनगर से क्या किया था इन्होंने? फर्रुखनगर से इसका मतलब नेतृत्व किया था। ठीक है भी। मैंने एक दिन पहले भी आपको वीडियो में इसके बारे में बताया था भी। पानीपत से जो नेतृत्व किया था, पानीपत से नेतृत्व किया था इनाम अली कलंदर ने। कौन था? इनाम अली कलंदर था, ये आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं झज्जर से किसने किया था? अब्दुर रहमान खान ने भी। किसने किया था? अब्दुर रहमान खान ने झज्जर में नेतृत्व किया था भी। इसके अलावा आपको ध्यान होना चाहिए हिसार का जैसे जिक्र करें तो हिसार में शहजादा मोहम्मद आजम ने नेतृत्व किया था। बहादुरगढ़ का जिक्र करें तो बहादुरगढ़ में नेतृत्व किया था नवाब बहादुर जंग खान ने। नवाब बहादुर जंग खान ने। बल्लभगढ़ में जो नेतृत्व किया था, बल्लभगढ़ में नेतृत्व किया था राजा नाहर सिंह ने। पटौदी में नेतृत्व किया था, पटौदी का जैसे जिक्र करें तो अकबर अली ने किया था। ठीक है। लोहारू में जो नेतृत्व किया था अमीनुद्दीन ने भी। लोहारू में जो नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का अमीनुद्दीन ने। ठीक है। 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को कहाँ से हुई थी? मेरठ से। कुछ इतिहासकार मानते हैं भी इसकी शुरुआत हुई थी हरियाणा में अम्बाड़ा से भी। ठीक है। तो हरियाणा में सबसे पहले 1857 की क्रांति जो हुई थी वो अम्बाड़ा में शुरू हुई थी।
चलो आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, और क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो क्लास को दूसरे बच्चों के साथ भी क्या किया करो, शेयर किया करो भी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है भी। तो नेक्स्ट पेपर जो लेके आएंगे, जिस पेपर में कोई क्वेश्चन आपके दिए हुए उन क्वेश्चनों के बारे में भी हमें चर्चा करेंगे, ठीक है भी। और इन क्वेश्चनों की जो PDF है ना, ये भी हाल ही में आपके पेपर हुए हैं HSSC के, ठीक है भी। उसके अंदर ये से उठाए हुए क्या है आपके क्वेश्चन है, ठीक है भी। यानी अभी HSSC जो आपके विभिन्न कैटेगरियों के जो एग्ज़ाम ले रही है ना, उन्हीं में से एक जो ये है आपका पेपर है, उस पेपर से ही क्वेश्चन आपके उठाए गए हैं, ठीक है भी। तो इन क्वेश्चनों के बारे में आपको ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बार बार पूछ रही है HSSC भी, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट कर रही है HSSC, और रिपीट कर रही है तो हमें ध्यान होना चाहिए रिपीटेड क्वेश्चनों के साथ जो और क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में भी हमें चर्चा होनी चाहिए। तो आज आपकी 5वीं क्लास थी, 5 क्लास हो गई है, और कोशिश करूँगा इन 5 क्लासों की PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर दे दूँ, ठीक है भी। तो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ना, वो GK बाय जीनियस सुभाष सर नाम से, टेलीग्राम चैनल हमारा किस नाम से, GK बाय जीनियस सुभाष सर नाम से, उसको भी आप ज्वाइन करना, क्योंकि जो PDF में दूंगा इन क्वेश्चनों की वो आपको कहाँ पर मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल GK बाय जीनियस से सुभाष सर नाम से, ठीक है भी। चलो आज की क्लास में इतना ही। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।